हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मैं बनवारीलाल भूगोल व्याख्याता जो कल बताया था उससे आगे प्रश्न बताने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, मानव अधिवास किसे कहते हैं? यानी मानव अधिवास का मतलब है कि मनुष्य के द्वारा, यानी मनुष्य जहाँ पर अपना धरातल पर जो निर्मित और विकसित आवास होता है, संगठित समूह होता है, उसे मानव अधिवास कहते हैं। मानव अधिवास का दूसरा नाम यानी क्या है? मानव बस्ती। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य के द्वारा पृथ्वी के धरातल पर अपने द्वारा निर्मित यानी एक संगठित समूह है, यानी अपने स्थायी एक अधिवास बनाता है, उसे कहते हैं मानव अधिवास। तो यहाँ पर यह प्रश्न इतना पूछ सकता है कि मानव अधिवास किसे कहते हैं, या दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि आप बस्ती को कैसे परिभाषित करोगे? आप बस्ती को कैसे परिभाषित करोगे? तो इसका उत्तर यही है कि पृथ्वी के धरातल पर यानी मनुष्य के द्वारा निर्मित यानी मनुष्य के द्वारा बनाए गए विकसित आवासों के संगठित जो एक समूह होता है, उसे क्या कहते हैं? मानव बस्ती या मानव अधिवास। अब मानव अधिवास के ऊपर आता है कि मानव अधिवास है, इसके वर्ग कितने होते हैं? इसके दो वर्ग होते हैं, एक होता है स्थायी और एक होता है अस्थायी। स्थायी क्या होता है कि मनुष्य साधारणतः यानी स्थायी रूप से जो बसा होता है उसे कहते हैं स्थायी, और दूसरा है अस्थायी। अस्थायी का मतलब है कि मनुष्य अपने आवश्यकता के अनुसार, अपने ऋतुओं के अनुसार, अपने यानी कि रोजगार के लिए यानी अपने स्थान जो बदलता है उसे कहते हैं अस्थायी स्थान। यानी अपना जो आवास है वह स्थायी नहीं होना, यानी बदलते रहना, ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार जो अपना आवास बदलता है उसे कहते हैं अस्थायी अधिवास। दूसरा आगे वाला 32 नंबर का प्रश्न है कि मानव अधिवास का वर्गीकरण कीजिए। यानी जो अपने मानव अधिवास है, दो इसके वर्ग है। अब इसका वर्गीकरण यानी इसको कितने भागों के अंतर्गत बांटा गया है? दो इसके भाग हैं, एक है ग्रामीण, दूसरा इसका नगरीय, यानी कि ग्रामीण अधिवास और दूसरा है नगरीय अधिवास। यहाँ पर प्रश्न पूछ सकता है कि ग्रामीण अधिवास किसे कहते हैं, नगरीय अधिवास किसे कहते हैं? तो ग्रामीण अधिवास का मतलब होता है या अर्थ होता है कि जो साधारणतया ग्रामीण क्षेत्रों में यानी कि प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ क्रियाकलाप में जो लगा रहता है उसे कहा जाता है ग्रामीण अधिवास। नगरीय जो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ क्रियाकलाप में जो लगा रहता है उसे कहते हैं नगरीय अधिवास। आगे वाला प्रश्न है ग्रामीण अधिवासों के प्रकार, यानी कि ग्रामीण अधिवास। ऊपर अपने पढ़ा था कि बस्ती के प्रकार या बस्ती के वर्ग अस्थायी और अस्थायी। आगे बढ़ा कि ग्रामीण जो अधिवास है यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके प्रकार कितने हैं? तो इसके अपने यानी कि 4 प्रकार हैं। पहला इसका प्रकार है सघन या गुच्छित, यानी इसको सघन अधिवास भी कहते हैं, इसको गुच्छित अधिवास भी कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि सघन का मतलब है ये अधिवास यानी कि पास में बने हुए होते हैं, यानी कि नजदीक बने हुए होते हैं। इसका दूसरा नाम है गुच्छित, इसे यानी कि गुच्छित भी कहते हैं, इसे पुंजित कहते हैं, इसे सहज कहते हैं या सकेंद्रित या संकुलित यानी आदि नामों से जाना जाता है। यहाँ एक छोटा सा प्रश्न पूछ सकता है कि गुच्छित या सघन अधिवासों का यानी अन्य नाम क्या है? तो इसका यहाँ पर उत्तर होगा सहज, सकेंद्रित, संकुलित, यानी आदि नामों से जाना जाता है सघन अधिवास को। फिर यहाँ पर प्रश्न है कि सघन अधिवास किन क्षेत्रों में मिलता है? गंगा सतलज के जो मैदान क्षेत्र है वहां पर मिलता है, क्योंकि पिछली 70 भी एक प्रश्न आया था, उदाहरण का नाम देते हैं कि कौन सा अधिवास है। तो सघन जो अपना अधिवास है वह गंगा है, सतलज है, इसकी जो मैदानी भाग है वहां पे इस प्रकार के यानी कि क्या करते हैं देखने को मिलते हैं सघन अधिवास या गुच्छित अधिवास। सघन या गुच्छित अधिवास में क्या प्रश्न पूछ सकता है, इसका अन्य नाम क्या है? और दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि ये कौन से क्षेत्रों के अंतर्गत मिलता है? तो सतलज गंगा के जो मैदान है उन क्षेत्रों में मिलता है। इसको संयुक्त, पुंजित, सहज, सकेंद्रित, संकुलित आदि नामों से इसको जाना जाता है। दूसरा अधिवास आपका है परकीर्ण अधिवास, यानी परकीर्ण जो आपका अधिवास है वह क्या होता है?
सघन का मतलब है पास, प्रकीर्ण का मतलब है बिखरे बिखरे होना, यानी कि दूर दूर के क्षेत्र के अंतर्गत फैला होना, जिसको अपनी भाषा के अंतर्गत कहते हैं, यानी कि कुछ अंतराल पर यानी कि जो आवास बनाए हुए होते हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका, राजस्थान। उत्तरी अमेरिका में प्रकीर्ण अधिवास मिलते हैं। राजस्थान के कुछ क्षेत्र हैं जिसके अंतर्गत यानी कि आपके कौन से अधिवास देखने को मिलते हैं, प्रकीर्ण अधिवास। आगे वाला है मिश्रित अधिवास, इसे अर्धसघन या अर्ध केंद्रीय अधिवास कहते हैं। मिश्रित अधिवास को क्या कहते हैं, अर्धसघन या अर्ध केंद्रीय, यानी न तो पूरा न आधा, यानी यह अधिवास कौन सा है, मिश्रित अधिवास। यह कहां पर मिलता है, राजस्थान के कोटा जिले में। शाहगोद एक तहसील है, उसमें खुर्द एक गांव है, वहां पर मिलता है। यह प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा हुआ है कि राजस्थान के शाहगोद तहसील में किस प्रकार का अधिवास देखने को मिलता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मिश्रित अधिवास देखने को मिलता है। और मिश्रित अधिवास राजस्थान के अंतर्गत अपने कोटा जिला है। कोटा जिले में एक शाहगोद एक तहसील का नाम है, उसके अंतर्गत एक खुर्द गांव है, वहां पर एक कौन सा अधिवास देखने को मिलता है, मिश्रित अधिवास। आगे वाला पैन पल्ली या पुराना, ये यानी क्या होते हैं, बहुत ही दूर दूर बिखरे हुए होते हैं, यानी कि बहुत ही अंतराल के ऊपर बनाए हुए होते हैं, यानी कि जिसको यानी कि कई खेतों का यानी कि क्या होता है इसके अंतर्गत अंतराल। जैसे अपने पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत इस प्रकार के अधिवास देखने को मिलते हैं, पल्ली या पुराना अधिवास। आगे वाला प्रश्न है ग्रामीण अधिवासों में बनने वाले प्रतिरूप। प्रतिरूप का मतलब क्या है कि जो आवास बनते हैं उन आवासों के अंतर्गत यानी कि किस प्रकार के वे क्या करते हैं, दिखाई देते हैं। तो पहला इसके अंतर्गत है रेखीय प्रतिरूप। रेखीय प्रतिरूप का मतलब है किसी नदी, किसी सड़क आदि के किनारे पर बनने वाले को क्या कहते हैं, रेखीय प्रतिरूप। जो इस प्रकार का प्रतिरूप बनता है, यानी कहने का मतलब है किसी रेखा, किसी सड़क, किसी नदी के किनारे पर बनने वाले को क्या कहते हैं, रेखीय प्रतिरूप। तीर प्रतिरूप, वर्ताकार यानी किसी तालाब, झील, इस प्रकार के बनने वाले प्रतिरूप को क्या कहते हैं, वर्ताकार प्रतिरूप। पंखा प्रतिरूप जो बनता है, पंखा प्रतिरूप। आगे वाला प्रश्न है नगरीय अधिवासों की समस्या बताइए, यानी नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत होने वाली समस्या। बहुत से क्षेत्र ऐसे जहां पर विद्युत की समस्या, आवास की समस्या, भूमि की समस्या, जल की उपलब्धता की समस्या और प्रदूषण की समस्या, ये नगरीय अधिवासों के अंतर्गत बनने होने वाली समस्या। आगे वाला प्रश्न है कच्ची बस्तियों में होने वाली समस्या, यानी जो अपनी कच्ची बस्ती है, जिसको अपन अपनी भाषा में गंदी बस्ती बोलते हैं, उनमें होने वाली यानी कि प्रमुखता रूप से समस्या हेतु क्या किया जाता है, समाधान। कोई चार। पहली है विद्युत की उपलब्धता। अगर अपन समस्या की बात करते हैं तो विद्युत, यानी बहुत से क्षेत्र ऐसे जहां पर यानी कि विद्युत की समस्या है, जहां पर यानी विद्युत की उपलब्धता होनी चाहिए। दूसरी है जल की उपलब्धता। जल है लेकिन प्रदूषण युक्त है, तो वहां पर शुद्ध जल, शुद्ध हवा व प्रकाश, यानी कि हवा कौन सी होनी चाहिए, शुद्ध व प्रकाश। और आगे वाला है आवासों का यानी कि निर्माण, यानी कि कच्ची बस्तियों के अंतर्गत यानी कि आवासों का निर्माण, शुद्ध हवा व प्रकाश, विद्युत की उपलब्धता और जल। आगे वाला प्रश्न, प्रश्न संख्या नंबर 37, ग्रामीण बस्तियों की समस्या बताइए। पीछे प्रश्न क्या था कि नगरीय बस्तियों की समस्या बताइए। आगे वाला प्रश्न है ग्रामीण बस्तियों की समस्या। ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर विद्युत की समस्या, जल की समस्या, शौचालय की समस्या और सड़कों का अभाव। सड़कों का अभाव कैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कच्ची सड़कें हैं, जहां पर यानी कि जिसको कंक्रीट की बोलते हैं वह सड़कें, यानी कहने का मतलब है ग्रामीण बस्तियों में होने वाली समस्या, विद्युत की समस्या, जल की समस्या, शौचालय की, सड़कों की। अगर इसके अलावा और समस्या पूछते हैं तो एक शिक्षा का अभाव, चिकित्सक सुविधाओं का अभाव। आगे वाला प्रश्न है नगरीय अधिवासों का अर्थ बताते हुए इसके प्रकार बताइए, यानी कि नगरीय अधिवास का अर्थ बताइए। नगरीय अधिवास का अर्थ होता है कि वह जो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ यानी कि पंचम जो क्रियाकलाप के अंतर्गत लगा रहता है उसे नगरीय अधिवास कहते हैं। अर्थात जो प्राथमिक क्रियाकलाप में लगा रहता है उसे कहते हैं ग्रामीण अधिवास, और जो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम जो क्रियाकलाप में लगा रहता है उसे कहते हैं नगरीय अधिवास।
आगे है कि इसके प्रकार। अब प्रकार, एक वर्ड आता है कि प्रकार और एक आता है इसके वर्ग। दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि नगरीय अधिवासों का अर्थ बताते हुए इसके प्रकार, यानी ये प्रकार के कुछ आधार पूछ रहे हैं कि अगर अपन नगर के बस्ती को परिभाषित करते हैं तो उसके आधार क्या है। तो इससे पॉइंट है इसके कि जनसंख्या, व्यवसायिक संरचना, प्रशासन, आवश्यक रसायन। इससे पीछे एक छोटी सी बात है कि एक जनगणना हुई थी सन 1991 के अनुसार। सन 1991 की जनगणना के अनुसार आधार माने गए थे, मापदंड माने गए थे, जिसमें पहला मापदंड माना गया था जनसंख्या, यानी जहां पर जनसंख्या यानी कि 5000 व्यक्ति जहां पर निवास करेंगे उसको क्या कहेंगे, नगर के अंतर्गत शामिल करेंगे। दूसरा है कि व्यवसायिक संरचना। तो सन 1991 की जनगणना के अनुसार व्यवसायिक संरचना में था कि वे व्यवसाय जो यानी कि 75% गैर कृषिगत कार्यों में संलग्न होते हैं, यानी कि कृषि कार्य नहीं करते 75%, तो व्यवसायिक संरचना। तीसरा आता है प्रशासन। तो सन 1991 के अनुसार प्रशासन में दिया गया है कि वह जो नगर निगम हो, नगर पालिका हो, सैनिक छावनी बोर्ड हो, उसको यानी कि नगर के अंतर्गत शामिल करते हैं, तो प्रशासन। फिर आवश्यक दशाएं, यानी कि जहां पर जो यानी कि सुविधा है उसको भी यानी कि सन 1991 के अनुसार बताया गया कि व्यक्ति को जितनी भी सुविधा है वह आवश्यक जहां पर दशा मिलती है, जैसे चिकित्सक सुविधा है, जैसे शिक्षा है, तो वह किसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा, वह नगर के अंतर्गत उसको शामिल किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि नगर को अगर परिभाषित करते हैं तो परिभाषित करने के बाद में नगर को इन 4 तथ्यों के आधार पर, यानी कि जनसंख्या के आधार पर, व्यवसायिक संरचना के आधार पर, प्रशासन के आधार पर और आवश्यक दशाओं के आधार पर नगर को क्या करते हैं, परिभाषित। आगे वाला प्रश्न है नगरीय अधिवासों का वर्गीकरण कीजिए, यानी जो आपने नगरीय अधिवास है उसका वर्गीकरण करना है कि नगरीय अधिवास के अलग प्रकार बताने। ये अपने जो ऊपर बताया था ये वर्गों के आधार हैं, ये इसके प्रकार बताने। सबसे पहला आता है नगर। अभी पीछे आई बात है कि नगरीय अधिवासों के वर्गों के आधार पर, जैसे इसके अंतर्गत है जनसंख्या के आधार पर, तो इसके अंतर्गत किसको माना है, नगर के आधार पर, जिसमें 1 लाख से 10 लाख, यानी जहां पर 1 लाख जहां पर जनसंख्या होती है, 10 लाख से जहां कम जनसंख्या होती है उसको किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, नगर के अंतर्गत। जैसे राजस्थान का बीकानेर, परीक्षा में प्रश्न पूछ रहे कि राजस्थान का बीकानेर जो क्षेत्र है वह किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, तो वह नगर के अंतर्गत शामिल किया जाता है। दूसरा आता है महानगर, जहां पर जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है उसको क्या कहते हैं, महानगर। अगर 10 लाख से कम है, यानी जैसे 2 लाख है, तो किसके अंतर्गत आ जाएगा, नगर में। अगर 10 लाख से अधिक जनसंख्या तो किसके अंतर्गत आ जाएगा, महानगर में। आगे वाला है सनन नगर। सनन नगर एक शब्द है, सन 1915 में पैट्रिक गिडिज नामक एक महोदय था, उसने इस शब्द का प्रयोग किया था। यानी सनन नगर जो शब्द है इसका सन 1915 में एक गिडिज यानी पैट्रिक गिडिज नामक महोदय ने इस शब्द का सर्वप्रथम यानी कि प्रयोग किया गया। 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आगे वाला बृहद नगर किसे कहते हैं, बृहद नगर का मतलब होता है कि इसे मेगालोपोलिस कहते हैं। अगर अंग्रेजी में इसका अर्थ देखें तो इस शब्द को यानी कि मेगालोपोलिस शब्द कहते हैं। जिस शब्द का यानी कि ये बृहद नगर है इसका 1857 में जीन गोटमेल ने यानी शब्द का प्रयोग किया था बृहद नगर का। तो बृहद नगर का क्या होता है, इसे मेगालोपोलिस शब्द कहते हैं। सन 1857 में जीन गोटमेल ने इस शब्द का यानी कि क्या है कि सर्वप्रथम यानी कि क्या किया था, प्रयोग किया था। आगे वाला है मुंबई की धारावी बस्ती को समझे, यानी मुंबई की एक धारावी बस्ती है इसको समझाना है। परीक्षा में इसमें से बड़ा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसमें से जितने पॉइंट है उसमें से 1% पूछता है। जैसे पिछले 70% पूछा गया था कि मुंबई की धारावी बस्ती में टीपिया जो वहां है उसके ऊपर यानी कि क्यों निषेध लगाया गया है। तो मुंबई की धारावी बस्ती है, इसके अपन शुरुआत से अध्ययन करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई, 18वीं शताब्दी के अंतर्गत धारावी बस्ती की स्थापना हुई है। यानी कि जो मुंबई की जो धारावी एक बस्ती है, इस धारावी बस्ती की जो स्थापना वह 18वीं शताब्दी के अंतर्गत हुई है। फिर आता है कि मुंबई का विस्तार। तो मुंबई का विस्तार है कि ये मुंबई एक शहर है,
मुंबई शहर से यानी 12 किलोमीटर दूर एक जुहू नामक एक स्थान है, वहां पर एक रेल मार्ग है। उस रेल मार्ग के सारे इसको क्या है स्थापित किया गया। यानी कि मुंबई जो धारावी बस्ती है इसकी स्थापना 18वीं शताब्दी के अंतर्गत हुई है। ये कहां पर स्थापित है? मुंबई एक शहर है जिसमें 12 किलोमीटर दूर एक जुहू नामक स्थान है, वहां पर ये क्या है रेल मार्ग के सारे ये स्थापित है। आगे वाला आता है जनसंख्या। तो सन 2011 के अनुसार अगर जनसंख्या की अगर बात करते हैं तो 6 लाख व्यक्ति निवास करते हैं, जो यानी कि कितने घरों में निवास करते हैं? 1 लाख घरों के अंतर्गत क्या करते हैं निवास। ये आपकी क्या है जनसंख्या। 3 पॉइंट है। स्थापना 18वीं शताब्दी के अंतर्गत हुई है। इसकी जो विस्तार है ये मुंबई शहर में 12 किलोमीटर दूर एक जुहू नामक एक स्थान है, वहां पर इसको स्थापित किया गया है, जो कितने पूरे किलोमीटर में 557 एकड़ फुट के अंतर्गत क्या है फैला हुआ है। फिर आती है जनसंख्या की, तो यहाँ पर व्यक्ति निवास करते हैं 6 लाख, जो 1 लाख घरों के अंतर्गत क्या करते हैं निवास। आगे आता है परिवहन। तो इसके अंतर्गत क्या होते हैं कि मुंबई धारावी बस्ती के अंतर्गत जो गलियां हैं वह सकरी गलियां हैं, जिसके अंतर्गत एक साइकिल भी नहीं जा सकती। यानी कहने का मतलब है कि जितने जो तिपियां वाहन है उस पर तो निषेध है, क्योंकि इसकी गलियां क्या है सकरी। आगे आता है भवन। इनके जो भवन बने हुए होते हैं, एक भवन यानी एक मकान में 10 से 15 व्यक्ति निवास करते हैं। यानी किसके अंतर्गत? मुंबई धारावी बस्ती के अंतर्गत क्या है कि जो भवन बने हुए होते हैं उन भवन में एक मकान में 10 से 15 व्यक्ति क्या करते हैं निवास। आगे वाला आता है व्यवसाय। ये लोग क्या करते हैं? इन लोगों का व्यवसाय क्या है? आके ये लोग शिकार करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं। कहने का मतलब ये लोग यानी कि क्या है कि गरीब बस्ती होती है, गरीब बस्ती होने के कारण ये क्या है जोखिमपूर्ण जितने भी कार्य, चाहे आखेट हो, चाहे चोरी हो, चाहे डकैती और मिट्टी के बर्तन ये जो बनाते हैं ये इनका व्यवसाय है। ये क्या करते हैं? गरीब बस्ती होती है, जोखिम में डालकर अपना क्या करते हैं कार्य करते हैं। इनका तो व्यवसाय क्या है? आखेट यानी शिकार करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती और मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। आगे वाला आता है इसका व्यापार। ये जो मिट्टी के बर्तन है कुछ और भी कुछ इनके जो उत्पादन होता है उन उत्पादन का क्या करते हैं यूएसए को क्या करते हैं ये निर्यात करते हैं, ये इनका व्यापार है। फिर आता है इनका जनजीवन। यानी इस बस्ती का जनजीवन क्या है कि इनके पास मूलभूत सुविधा नहीं है, मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, बिल्कुल इनके पास सुविधा नहीं है। और ये क्या करते हैं बीमारियों से क्या है ये ग्रसित, जिसमें हैजा है, पीलिया है, कुछ अन्य और भी इसके अंदर के रोगों से क्या है ग्रसित है। हाँ, ये अपना टॉपिक पूरा हो गया है। इसके बाद में अगर आपकी कोई भी समस्या है तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको जैसा लगे इस वीडियो को शेयर और ज़रूर करें।